हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दृष्टि 2024 को कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि आपके करंट अफेयर की बुक है, जो 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर को कंप्लीट करता है। इसमें देखा जाए तो इसके राष्ट्रीय परिदृश्य, वैज्ञानिक परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य को सभी के जो मेजर टॉपिक है उन सभी को कंप्लीट किया। आज जो हमारा टॉपिक आता है उत्तर प्रदेश परिदृश्य, जो कि आपके यूपीपीएससी और यूपी आरओएआर और यूपी के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उन सभी को ध्यान में रख के ये आपका यूपी स्पेशल जीके है, जिसमें देखा जाए तो आपको उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से रूबरू कराया जाएगा, जो कि टोटल आपका 1 साल का होगा। यह जो लेक्चर है हमारा लेक्चर 9 नंबर का है, और इसके पहले के जो लेक्चर है वो आपकी एक प्लेलिस्ट बनी है, वहां से आप जाके पूरे लेक्चर देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको पीडीएफ जो है इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर अवेलेबल होगी, तो आप वहां जाके आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा चैनल, यहाँ आप इस तरीके से सर्च करेंगे तो आपको पीडीएफ वहां अवेलेबल हो जाएगा। आज का जो सेशन है इसके पहले आपको बता दें कि आपको यूपी स्पेशल जब पढ़ना है तो परीक्षा वाणी की बुक से अगर आप पढ़ते हैं तो हमारे द्वारा ये बुक को कंप्लीट कराया गया है, जो उसका लेटेस्ट एडिशन था, तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। अभी ये प्रेजेंट में हमारा उत्तर प्रदेश का परिदृश्य यानी कि यूपी का ये करंट अफेयर का बुक है, तो ये करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा, और उसमें हमने उसमें जो डिटेल है उसको कवर कराया है। तो आप उस सेशन को देखें जिससे आपका ये उत्तर प्रदेश स्पेशल की तैयारी होगी, और साथ ही साथ इससे आपका करंट अफेयर हो जाएगा। उसमें भी आपके कुछ करंट अफेयर के सेक्शन को कंप्लीट कराया गया है, और उसके अपडेटेड वाला ये वाला हो जाएगा, तो आपकी एक कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, जिसमें आपका ये यूपी के जितने भी एग्जाम दे, या खास तौर पर आपका यूपीपीएससी और यूपीआरओआर के लिए ये आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक आता है उत्तर प्रदेश का परिदृश्य, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, जिसमें राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं और विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नजर डालेंगे। तो एक एक करके प्रत्येक मंत्रालय की घटनाओं के बारे में नजर डाली जाएगी और प्रत्येक के बारे में पढ़ा जाएगा। तो हमारा ये आता है, सबसे पहले टॉपिक आता है ग्रेटर नोएडा के बारे में, कि 11 से 13 सितंबर 2024 को मध्य में ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया। तो ग्रेटर नोएडा में क्या किया, सेमिकॉन इंडिया का आयोजन किया गया, इसके बारे में ये आपका आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेमिकॉन इंडिया का आयोजन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो आपको याद रखना है कि ग्रेटर नोएडा में, और इसका केंद्रीय विषय क्या रहा है, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर इसका मुख्य विषय रहा है। और यह वैश्विक अर्धचालक उद्योग से जुड़े एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने वाला भारत विश्व का 8वां बड़ा देश बन गया है, और भारत ने 1 ट्रिलियन रुपए का विशेष अनुसंधान कोष भी बनाया हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर के अनुकूल वातावरण को तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू की गई है। तो अभी देखा जाए तो ग्रेटर नोएडा में इस तरीके का एक कार्य किया गया। अब हमारा दूसरा आता है टॉपिक उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल के बारे में, जो कि 7 सितंबर 2024 को उत्तर उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने जो गोरखपुर में उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का एक लोकार्पण किया, जिसमें देखा जाए तो यह पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल होगा, जो कि 176 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया, जिसमें 6 से 12 साल के छात्र छात्राओं की आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। और यह देश का ऐसा पहला सैनिक स्कूल होगा जो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने वर्ष 1960 में लखनऊ में स्थापित किया हुआ था। तो इस तरीके से देखा जाए तो अभी पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल गोरखपुर के में उत्तर प्रदेश में एक सैनिक स्कूल का लोकार्पण उपराष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया, जो कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए आवासीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएगा। और बता दें कि देश में पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री तक डॉक्टर संपूर्णानंद ने वर्ष 1960 में लखनऊ में स्थापित किया था। तो इस तरीके से ये आपके इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है जटायु परीक्षण एवं प्रजनन केंद्र के बारे में, कि 6 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैंपियरगंज गोरखपुर में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया।
यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई किंग गिद्ध के संरक्षण को समर्पित है, जो कि विश्व का पहला केंद्र है और यह 5 हेक्टेयर क्षेत्र में है। तो ये जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? ये आपका गोरखपुर में केपीयरगंज में खोला गया है, जो कि 5 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है। रोड टू स्कूल कार्यक्रम के बारे में, जिसमें मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम का प्रथम चरण का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम जो है वो निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया और रोड टू स्कूल कार्यक्रम स्कूल चलो अभियान की एक नया रूप है। तो आपको याद रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्कूल चलो अभियान है उसकी थीम पर या फिर उसके नए रूप पर कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो ये कौन सा कार्यक्रम है? रोड टू स्कूल कार्यक्रम, जो कि गोरखपुर में इसके प्रथम चरण का शुभारंभ निपुण भारत मिशन के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट आता है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 के बारे में, कि 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन हुआ, जो कि इसका दूसरा संस्करण है। और इसे का जो पहला संस्करण है वह 21 से 25 सितंबर में 2023 में आयोजित किया गया था। और इस वर्ष की जो थीम है सोर्सिंग द का अद्वितीय मंच, इस वर्ष में ट्रेड शो में वियतनाम में पार्टनर कंट्री के रूप में सहयोग किया हुआ है। तो यूपी के ये इंटरनेशनल ट्रेड है शो है, जो कि दूसरा ट्रेड शो होगा। पहला आपका 2023 में आयोजित किया गया था और प्रेजेंट में ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के बारे में, कि यह अभियान जो है वह 8 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। यह प्रदेश सरकार में 2024-25 के मूल बजट में इस अभियान का प्रावधान किया गया और इस अभियान के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित होंगे और इस तरह से 10 वर्षों में 10 लाख युवा स्वरोजगार से जुड़ेंगे। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत एक कार्यक्रम चलाया गया है। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश के प्रमुख आंकड़े दिए गए, जैसे 1 अगस्त 2024 को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश वर्तमान में देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और यहाँ पर देखा जाए तो यह जो यहाँ की देश की अर्थव्यवस्था का प्रदेश का योगदान 9 से 10% बढ़ गया है और उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में से स्थापित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश प्राइवेट कॉरपोरेशन निवेश को आकर्षित करने में देश का एक प्रथम स्थान है और उत्तर प्रदेश को डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। और लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माण पूर्ण हो गया है। गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण भी पूरा हो गया है। और मेरठ में हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश के पहले फार्मा पार्क का निर्माण भी ललितपुर जनपद में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश देश में 5 करोड़ 11 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत कार्ड योजना उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य होगा और सभी 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा। और देश में डिजिटल लेन देन भी उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है और देश में खाद्यान्न उत्पादन में 20% योगदान के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। और सीसा एल्कोहल एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहता है। तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में है कि उत्तर प्रदेश कहाँ पर किस स्थान पर है। तो इसमें उत्तर प्रदेश के संपूर्ण आंकड़े को दिया गया है। अब आता है कि उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2024 के बारे में, कि उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित 31 जुलाई 2024 को इसे पारित किया गया है। यह जो है वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर राज्य में राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन का प्रावधान करता है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 6 जिलों, जिसमें लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी के 27,826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एनसीआर क्षेत्र शामिल किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्यालय लखनऊ में होगा, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होंगे। उत्तर प्रदेश जल संपत्ति यानी कि लोक परियोजना प्रबंध और उपयोग विधेयक 2024 के बारे में, कि उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा इसे पारित किया गया, जो कि 31 जुलाई 2024 को है। यह विधेयक जो है लोक प्रयोजनार्थ भूजल न जुड़
संपत्तियों के आरक्षण पर उपबंध करने और उससे संबंधित आनुषंगिक मामलों को उपबंध कराने के लिए पारित किया गया। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के पास ऐसे भूखंड हैं जिन्हें नजूल भूमि कहा जाता है, और ये ऐसे भूखंड जो विभिन्न निजी व्यक्तियों, निजी संस्थानों को पट्टे पर दिए जाते हैं। ये भूखंड जो है वह पूर्ववर्ती सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 और उसके बाद सरकारी अनुदान उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1960 के तहत जारी किए जाते हैं। नवीनतम विधेयक में प्रावधान किया गया है कि नजूल भूमि जो है वह ऐसी पट्टा धारक जिनका पट्टा अभी चालू है या नियमित रूप से पट्टा किराया जमा कर रहे हैं और पट्टे की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है, तो उनका 30 वर्ष का नवीनीकरण होगा। और ऐसी भूमि पट्टे की अवधि समाप्त होने पर राज्य सरकार के स्वामित्व में आ जाएगी, तो इसके अंतर्गत रहेगा। और इस विधेयक के अनुसार सरकार पट्टे की भूमि को फ्री होल्ड नहीं करेगी, और जिनका फ्री होल्ड के लिए पैसा जमा है तो उन्हें जमा किए जाने की तिथि से भारतीय स्टेट बैंक की निधियों को सीमांत लागत आधारित उधार दर ब्याज के आगड़े करते हुए धनराशि वापस की जाएगी। नजूल भूमि का पूर्ण स्वामित्व निजी व्यक्ति या संस्था को नहीं दिया जाएगा, और न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष लंबित आवेदन अस्वीकृत समझे जाएंगे। और यदि पट्टा अवधि समाप्त होने पर तत्कालीन पट्टेदार अन्य स्वयं ऐसी भूमि पर कब्जा या अपहरण नहीं करते हैं, तो ऐसे अवैध कब्जे को खाली कराया जाएगा और पट्टे की समाप्ति की तिथि से भूमि का किराया जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियत दर के अनुसार वसूला जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2024 लाया गया है, जो कि विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके अंतर्गत एक प्रमुख प्रावधान दिए गए हैं। अब आता है उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 के बारे में, जिसे 31 जुलाई 2024 को विधानसभा में पारित किया। इस विधेयक में नई स्थापित विश्वविद्यालयों के नामकरण और उनके नाम से राज्य शब्द हटाने का प्रावधान किया गया, और इसके अलावा इस विश्वविद्यालयों की क्षेत्राधिकार भी निर्धारित किया गया। उत्तर प्रदेश नोडल विधिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 के बारे में, यह जो विधेयक है इसे 31 जुलाई 2024 को विधानसभा में पारित किया गया। इसका लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन बनाना है, और इस विधेयक के तहत उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड, निर्माण क्षेत्र प्राधिकरण, निर्माण क्षेत्र समिति का गठन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड के ये अध्यक्ष होंगे, और इसमें तहत स्थापित किए जाने पर रिवॉल्विंग फंड के लिए राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए की राशि का प्रथम योगदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 के बारे में, यह जो विधेयक है उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित है, जिसे 30 जुलाई 2024 को पारित किया गया। इसका उद्देश्य राज्य में धर्म परिवर्तन संबंधी घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकना और ऐसे अपराध करने से अभियुक्तों को कठोर सजा दिलाना होता है। इस विधेयक में नाबालिग, दिव्यांग, मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति, महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अवैध मतांतरण के में न्यूनतम 5 वर्ष से अधिकतम 14 वर्ष तक के कठोर कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। और सामूहिक अवैध मतांतरण में न्यूनतम 7 वर्ष, अधिकतम 14 वर्ष तक के कठोर कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। और यदि कोई व्यक्ति धर्म संपरिवर्तन से या से किसी व्यक्ति को उसके जीवन या संपत्ति को भय में डालता है, हमला करता है या विवाह या यौन संबंध स्थापित करता है, तो महिला या व्यक्ति की तस्करी करता है, तो उसे कम से कम 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। और इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अवैध धर्म परिवर्तन के संबंध में किसी विदेशी या अवैध संस्था से धन प्राप्त करता है, तो उसे कम से कम 7 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 14 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा, तो इसके अंतर्गत आएगा। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के बारे में, कि 30 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 को पारित किया गया। इस विधेयक में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1998 के प्रावधानों के बदलाव करते हुए सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं को रोकने हेतु कड़े प्रावधान किए गए। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार और पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए अधिकतम सजा आजीवन कारावास और अधिकतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान शामिल है। और विधेयक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, राज्य विश्वविद्यालय के साथ साथ आपका नामित प्राधिकरणों, निकायों, एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं को शामिल किया जाएगा। इसमें सरकारी नौकरियों के नियमितीकरण तथा पदोन्नति में होने वाली परीक्षाओं को भी शामिल किया जाएगा। और विधेयक के तहत यदि पेपर लीक और नकल सहित परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों में परीक्षा संस्थान या परीक्षा कराने वाली एजेंसी
संलिप्त पाई जाती है तो उसके कारण होने वाले वित्तीय बोझ की वसूली संबंधित व्यक्ति या संस्था या एजेंसी से की जाएगी। और परीक्षा की प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली कंपनी या सेवा प्रदाता को हमेशा के लिए काली सूची में डालने का प्रावधान किया गया और इस विधेयक में छात्रों को कारावास या जुर्माने के दंड की परिधि में शामिल नहीं किया गया और अनुचित साधनों के प्रयोग में छात्रों में शामिल होने पर उनका परीक्षा परिणाम रोककर उन्हें 1 वर्ष के लिए अगली सजा या अगली परीक्षा में हिस्सा लेने से रोक दिया जाएगा। तो इनके संदर्भ में आता है। अब आता है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के बारे में कि 20 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री ने एक दिन में प्रदेश के 36 करोड़ 50 लाख पौधरोपण महाअभियान के शुभारंभ किया है। यह अभियान जो है लखनऊ में कुकरेल नदी के तट पर स्थित सौमित्र वन में किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया? ककरौल नदी के तट पर सौमित्र वन में इसका प्रावधान किया गया। इस अवसर पर हरिशंकर वृक्ष वाटिका स्थापित की गई है और उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य रखा है कि 2027 तक 175 करोड़ पौधरोपण के माध्यम से 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण को 9.23% से बढ़ाकर 15% करना है, जिसमें पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करते हुए एक दिन में लगभग 36.51 करोड़ पौधों का रोपण किया है और इस अभियान में सोनभद्र में सर्वाधिक यानी कि 1.5 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया गया। अब आते हैं प्रयागराज की ओर, जिसमें देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस शहर में हमारा संविधान हमारा संविधान अभियान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किया है, जो कि 16 जुलाई 2024 को किया गया। इस कार्यक्रम में इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर में भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने और भारतीय गणराज्य की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाएगा, जिस कार्यक्रम की शुरुआत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा 24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में की गई। उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना के बारे में कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में हरियाली बढ़ाने और भूजल स्तर में सुधार के उद्देश्य यह दोनों योजनाएं लागू हैं। उपवन योजना के तहत राज्य सरकार शहरों से लेकर गांवों तक पार्कों सड़कों के किनारे अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए पौधे और पेड़ों की कटिंग उपलब्ध कराएगी और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना के माध्यम से राज्य सरकार 948 विरासत वृक्षों का पोषण करेगी। मित्र वन के बारे में कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश और पड़ोसी देश नेपाल की सीमाओं पर इसकी स्थापना की घोषणा की गई है, जिसके तहत बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश क्षेत्रों में व्यापक वृक्षारोपण किया जाएगा और मित्र वन के साथ साथ शक्ति वन युवा वन बाल वन जैसे विशेष वन भी इसमें स्थापित किए जाएंगे। हाथरस हादसे की जांच हेतु न्यायिक जांच आयोग के बारे में जो कि उत्तर प्रदेश द्वारा गठित किया गया है जुलाई 2024 में, इसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव इस आयोग के अध्यक्ष हैं और इस आयोग के अन्य सदस्यों में पूर्व आईएएस अधिकारी हेमंत राव तथा पूर्व आईपीएस अधिकारी भावेश कुमार सेन इसमें शामिल रहे। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना के बारे में कि प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए लखीमपुर खीरी में जिले में यह पार्क स्थापित करने का निर्माण किया है और यह पार्क इस जिले के गोलार्कनाथ तहसील के कुंभी गांव में स्थापित किया जाएगा। आगरा और प्रयागराज के बारे में कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इन दो शहरों में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जाने की मंजूरी दी। प्राचीन एवं विरासत भवनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव की मंजूरी के बारे में जो कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। इस मंजूरी में 3 विरासत इमारतों जिसमें कोठी रोशन उद्दौला लखनऊ, बरसाना जल महल मथुरा और शुक्ला तालाब तारनपुर देहात को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने के लिए चुना गया है। माहेश्वरी तिवारी जो कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार और नवगीतकार का निधन हुआ है, उन्हें यश भारती पुरस्कार और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति जो कि 2024 14 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त ऊर्जा विभाग स्रोत विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को प्रख्यापित किया गया। इसमें यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि में 5 वर्षों तक प्रभावी होगी। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत उत्तर प्रदेश में वर्ष 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन नीति ग्रीन अमोनिया तथा 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता प्राप्त करने में लक्ष्य निर्धारित करती है और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया के उत्पादन में प्रयोग करने वाले स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन अनुमन्य होगा। प्रत्येक स्टार्टअप की अधिकतम वित्तीय प्रोत्साहन 25 लाख रुपए प्रति वर्ष 5 वर्षों तक दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण यानी यूपी नेडा इस नीति के क्रियान्वयन में नोडल एजेंसी होगी, जिसमें नीति काल में स्थापित परियोजनाओं के माध्यम से परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से 1,20,000 रोजगार सृजित होना संभव होगा।
अब आता है राज प्रताप सिंह के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश के नए निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। राजकुमार विश्वकर्मा, जो कि उत्तर प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो होगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के बारे में कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने, नवाचार और उद्यम की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का शुभारंभ किया गया, जिस योजना में राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रति वर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा और यह अभिनव योजना राज्य भर में शिक्षित और युकुशल युवाओं को सशक्त बनाने, स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने, नए एमएसएमई की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स, जो कि भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के रक्षा निर्माता अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा कानपुर उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया गया और इस कॉम्प्लेक्स में गोला बारूद और मिसाइलों के निर्माण के लिए 2 मेगा सुविधाओं का उद्घाटन किया गया और ये अत्याधुनिक सुविधाएं भारत में निजी क्षेत्र में अपनी तरह की पहली है। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा, जो कि आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित की गई है और यह S2 नामक सुविधा 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच उड़ान गति उत्पन्न करने में सक्षम है और यह सुविधा इसरो और डीआरडीओ की मिशनों जैसे गगनयान, आरएलवी और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के संदर्भ में बहुमूल्य साबित होती है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना अभियान के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ द्वारा युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने और नवाचार और उद्यम की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहाँ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसे शुरू किया गया और इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य प्रति वर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। वाराणसी के बारे में कि 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में विभिन्न हरित जलमार्ग पहलों का उद्घाटन किया। इन प्रधानमंत्री ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन पोत एमवी गुह एमवी निषाद राज को राष्ट्र को समर्पित किया है और इन पोतों का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। एमवी गुह अयोध्या में सरयू नदी पर, जबकि एमवी निषाद राज वाराणसी में गंगा नदी पर नौकायान करेंगे और ये पोत जो है वह तेजी से चार्ज होने वाली बैटरी से संचालित होते हैं और इन दोनों पोतों का वार्षिक 400 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जनों की कटौती करने से उद्देश्य से डिजाइन किए गए और ये हरित पूर्व राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। अब आता है श्री कल्की धाम मंदिर के शिलान्यास के बारे में कि 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबल उत्तर प्रदेश में श्री कल्की धाम का भूमि पूजन किया और इसका शिलान्यास किया। इसका निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया गया और इस ट्रस्ट के चेयरमैन आचार्य प्रमोद कृष्ण रहे हैं और श्री कल्की भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम महाअवतार है, जिसमें श्री कल्की पुराण के अनुसार कलयुग में चौथे चरण में भगवान विष्णु का कल्की अवतार होगा। तो इसके संदर्भ में इस श्री कल्की धाम का जो लोकार्पण किया गया है वह उत्तर प्रदेश में किया गया है। अब आता है नेक्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के बारे में कि 16 फरवरी 2024 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, जिसका नामकरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर किया गया है और इसमें की स्थापना 2020 में हुई है और अगस्त 2023 में एक संशोधन के माध्यम से इसका पुनर्नामकरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के रूप में किया गया। दिव्य अयोध्या ऐप के बारे में कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्य अयोध्या ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप को अयोध्या आने वाले पर्यटकों के लिए लॉन्च किया गया और इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अयोध्या में पर्यटन स्थलों एवं धार्मिक स्थलों की जानकारी प्राप्त होगी। नेक्स्ट आता है सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यमों में उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है। उसके बारे में कि जनवरी 2024 में वाणिज्यिक रियल एस्टेट सेवाओं और निवेश से संबंधित कंपनी CBRI ने भारत ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के उद्योगों के संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत के उद्यम पोर्टल के में कुछ पंजीकृत एमएसएमई के संदर्भ में लगभग 9% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है, जिसमें शीर्ष 2 राज्य महाराष्ट्र और तमिलनाडु आते हैं और इस रिपोर्ट में शीर्षक में एमएसएमई अनलीसिंग द इंजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होता है। इसका ये शीर्षक से यह रिपोर्ट जारी की गई। पूर्णता बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल, जो कि 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन में संबित गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया हुआ है।
इस स्कूल के संदर्भ में देखा जाए तो यह पूर्णतः बालिकाओं को समर्पित एक पहला सैनिक स्कूल है, जिसका उद्घाटन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों, निजी या राज्य सरकारी विद्यालयों के साझेदारी से 100 सैनिक स्कूल खोलने की स्थापना का पहल के तहत किया जाएगा। प्रधानमंत्री अयोध्या यात्रा के बारे में कि 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या का दौरा किया गया। उन्होंने पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने नई अमृत भारत ट्रेनों, वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें दरभंगा, अयोध्या, आनंद विहार टर्मिनल, अमृत भारत एक्सप्रेस, देश की पहली अमृत भारत भी शामिल है। और प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और इस हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। और नवनिर्मित श्री राम मंदिर तक पहुंच बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने अयोध्या में 4 नव विकसित सड़कों, जिसमें राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का उद्घाटन किया हुआ है। काशी तमिल संगमम के बारे में कि 17 से 30 दिसंबर 2023 को काशी तमिल संगमम का आयोजन वाराणसी में किया जाए। यह कार्यक्रम का द्वितीय संस्करण है, जिसमें प्रथम काशी तमिल संगमम जो हुआ था वह आपका 2022 में आयोजित किया गया था। और 17 दिसंबर 2023 को नमो घाट वाराणसी में इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने तिरुक्कुरल, मणिमेकलाई तथा अन्य तमिल साहित्य का बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद जारी किया गया। इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया हुआ था, जिसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों जैसे संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना या प्रसारण आदि द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया था। और इस कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु में आईआईटी मद्रास और उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कार्यान्वयन एजेंसी को नामित किया हुआ था। सर्ववेद महामंदिर उद्घाटन के बारे में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया, जो कि 7 मंजिला सर्ववेद मंदिर है, जिसकी ऊंचाई 180 फीट है। इस महामंदिर की संगमरमर दीवारों पर सर्ववेद 4000 दोहे लिखे हैं, जिसमें वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, महाभारत आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश भी इसमें चित्र में उकेरे गए हैं। और सर्ववेद मंदिर महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं और उनके उपदेशों का प्रतीक है। और इस मंदिर में विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहा जा रहा है। और सर्ववेद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो विहंगम योग संस्थान के प्रेरणा संत सदाफल देव जी के महाराज द्वारा लिखा गया है। अब आता है लेक क्वीन क्रूज के बारे में कि 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल में लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया है। यह अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त क्रूज 2 मंजिला है और उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के गठन के माध्यम से राप्ती, सरयू, यमुना, गंगा नदी क्रॉस सेवा को बढ़ाया जा रहा है। 42वां रामायण मेला जो कि अयोध्या में आयोजित किया गया और इस मेले का समापन 19 दिसंबर 2023 को हुआ और इसका शुरुआत 14 दिसंबर 2023 को हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार और रामायण मेला समिति के सहयोग से इसे प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। और रामायण मेला की शुरुआत वर्ष 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र ने की हुई थी। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बारे में जो कि नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 को पारित किया गया। 7 दिसंबर 2023 को राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान किए दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 2023 के रूप में अधिनियमित है, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन करना है। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री या तो परिवहन मंत्री को नामित करते हैं या अंतर्देशीय जलमार्ग, पूर्ण परिवहन, नौ परिवहन, बंदरगाह, समुद्री मामलों से संबंधित विषयों में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों में किसी एक को नियुक्त करेंगे। और उत्तर प्रदेश गंगा, यमुना और अन्य नदियों के लिए कुल 11 राष्ट्रीय जल मार्ग स्थित होंगे। तो ये उत्तर प्रदेश जलमार्ग प्राधिकरण के बारे में। अब आता है पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। यह देश का ऐसा पहला केंद्र है जो केंद्र सहारनपुर स्थित आईआईटी रुड़की के परिसर में स्थापित किया जाएगा। और यह केंद्र 5G को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबद्ध करने और 6G को लॉन्च करने के लिए शोध संचालित करेगा। इसके अंतर्गत आता है अयोध्या के बारे में कि उत्तर प्रदेश के इस जिले में राम की पेड़ी के विभिन्न घाटों पर दीपोत्सव 2023 के अवसर पर 22,23,000 दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया कीर्तिमान हासिल किया। और इस जिले में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना प्रस्तावित है। अयोध्या शोध संस्थान वर्ष 1986 में स्थापित के कार्य क्षेत्र को विस्तार देते हुए इसका पुनर्निर्माण अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक शोध संस्थान के रूप में किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के श्री अयोध्या
जी तीर्थ विकास परिषद के गठन हेतु उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास अधिनियम 2023 को अधिनियमित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होंगे। उत्तर प्रदेश के जनजातीय संग्रहालय के बारे में कि 31 अक्टूबर 2023 को प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृत के अनुसार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में सोनभद्र में महाराजपुर जिले में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की गई और मिर्जापुर के अतरेला पांडे ग्राम, सोनभद्र ग्राम में मारकुंडी और महाराजगंज के कुसेरवा में इस संग्रहालय की स्थापित किया जाएगा। लखनऊ के बारे में कि योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने राजधानी शहर में नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य योजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया, जिन्होंने आदि गंगा गोमती नदी तट पर बनाया जा रहा है और यह गोमती इस संग्रहालय का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश इस राजधानी शहर में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान की शुरुआत की गई है। गोरखपुर के बारे में कि योगी आदित्यनाथ ने जो कि पशु शिक्षा विज्ञान महाविद्यालय का भूमि पूजन किया। इसमें मथुरा में के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान से संबद्ध होगा। आनंदा डेयरी, अमेरिया पजोरा, वीएच एम्ब्रियोस के मध्य समझौता किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्राजील के राजदूत केनेथ नोबरेगा की उपस्थिति में लखनऊ में इन तीनों कंपनियों के मध्य समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए 9 नवंबर 2023 को। और इस समझौते में उत्तर प्रदेश के दुधारी पशुओं को पोषण प्रजनन के उपयोग की जाने वाली उन्नत तकनीक के माध्यम से दूध उत्पादन की वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा और अमोरिया पजोरा बीएच एम्ब्रियोस ब्राजील की दो बड़ी कंपनियां हैं। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान के बारे में कि उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए पावर एंजल बाल संसद नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत की और इस अभियान का विषय लैंगिक समानता और देखभाल और समर्थन पर केंद्रित है। पहला सोलर एक्सप्रेसवे जो कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पहले एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा और इस एक्सप्रेसवे को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत सरकार सोलर प्लांट की स्थापना करेगी, जिसके माध्यम से 550 सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बरेली जो कि परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में यह उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना है। उत्तर प्रदेश के इस शहर में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित किया गया है, जिसका निर्माण वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या के राम जन्मभूमि की तर्ज पर होगा। यह कॉरिडोर अलखनाथ मंदिर, मणिनाथ, तपेश्वरनाथ, धोपेश्वरनाथ, पशुपतिनाथ और वनखंडीनाथ मंदिरों को जोड़कर बनाया जाएगा। उन्नाव के बारे में कि उत्तर प्रदेश के इस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राम बख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया गया। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के शहर में हिंडन वायुसेना स्टेशन अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शनी भारत ड्रोन समिति 2023 का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन भारतीय वायुसेना ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के पहले C295 MW परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया और उत्तर प्रदेश में स्थित इस शहर में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस परियोजना का लोकार्पण 5 अक्टूबर 2023 को किया गया और इस परियोजना में कुल आपको 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण 1750 करोड़ से अधिक की लागत से किया जाएगा। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए लैब जो कि गोरखपुर में इस लैब का उद्घाटन किया गया और इस लैब का निर्माण इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित फ्यूचर स्किल प्राइम परियोजना के अंतर्गत आता है, जिसमें उत्तर प्रदेश में अपनी तरह की ये पहली लैब प्रयोगशाला रही है। अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन जो कि वाराणसी विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया और यह प्रौद्योगिकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ग्रीन कैपरेट टीम के द्वारा इसे विकसित किया गया। नेक्स्ट आता है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में इस योजना की शुरुआत की गई और इस योजना के पहले चरण में सरकार 25 दुधारू गायों 35 इकाइयों स्थापित करने के लिए लाभार्थियों की सब्सिडी प्रदान करेगा। यह सब्सिडी जो है वह 3 चरणों में जिसमें गायों की खरीद के लिए और उनके संरक्षण एवं रखरखाव के लिए प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक चरण में यह योजना प्रदेश के 10 मंडलों मुख्यालय जिसमें अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और बरेली में लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 जो कि इस आयोग का गठन किया गया, यह अधिनियम जो है वह एक निगमित निकाय होगा जिसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। यह आयोग उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, व्यवसायिक शिक्षा विभाग तथा श्रम विभाग के शिक्षकों के चयन का कार्य नियमित और वितरित एवं पारदर्शी समयबद्ध रूप से करेगा। अब आता है गांडी 5 जो कि पुलिस मुख्यालय लखनऊ में एक संयुक्त अभ्यास है जिसे
14 सितंबर 2024-23 को आयोजित किया गया था। इसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आतंकी घटनाओं से सफलतापूर्वक निपटने हेतु किया गया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश का जितना भी करंट अफेयर था वो कवर होता है, जो कि आपका पूरा 1 साल का है। यहाँ पर इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका बिहार स्पेशल आपका करंट अफेयर है, तो उसको कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप तब तक इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन करें, जहां पर इसकी आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। धन्यवाद।